सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का दीप मेडिस्किल क्लासेस में। मैं दीपक कुमार। आज हम बढ़ रहे हैं आगे। हैंड और रिस्ट जो अपनी रेडियोग्राफी चल रही थी उसी में नेक्स्ट जो हमारा रूटीन रेडियोग्राफ रहने वाला है वो रूटीन रेडियोग्राफ जिसमें हम हैंड के जो दो व्यूज़ लेते हैं। रूटीन रेडियोग्राफी में कितने व्यू लेते हैं? दो व्यू हम लेंगे जो एक ही कैसेट पर अपन जनरली उसको एक्सपोज करवा लेते हैं। जिसपे पहला जो हमने रेडियोग्राफ पढ़ा है वो हमने पीए व्यू के रिलेटेड पढ़ा है, ठीक है। यानी कि हैंड का जो पहला रेडियोग्राफ होगा रूटीन चेकअप के लिए या रूटीन डायग्नोसिस के लिए जो रेडियोग्राफ करवाया जाता है जनरली, वो होता है हमारा पीए रेडियोग्राफ पहला, ठीक है। उसी का अंदर जो दूसरा रेडियोग्राफ लिया जाएगा वो हमारा रहेगा ओब्लिक व्यू, ठीक है। तो पीए रेडियोग्राफ के अंदर हम जनरली जो फ्रैक्चर्स थे या जो डिसलोकेशन वाली कंडीशन थी या डिफॉर्मिटी वाली कंडीशन थी या जॉइंट्स के बीच में जो गैप था जिससे अपन रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस वाली डिजीज थी उसको भी असेस कर पा रहे थे, ठीक है। तो वो लेने का जो रीजन था वो सभी इंडिकेशन से अपना क्लियर हो चुका था। नेक्स्ट जो हमारा है वो ओब्लिक व्यू रहने वाला है। अब ओब्लिक व्यू ये भी एक रूटीन रेडियोग्राफ का ही सेकंड पार्ट होगा। यानी कि जैसे पीए हो गया तो पीए के साथ साथ ही ओब्लिक करवाना भी जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि यदि आपका पीए लिया गया है तो पीए के साथ आपका ओब्लिक भी होगा। रूटीन रेडियोग्राफी में अगर बताया गया है, लिखा गया है आपके प्रिस्क्रिप्शन में, देन पीए रेडियोग्राफ भी लिया जाएगा, डॉक्टर्स लिखते हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो पीए रेडियोग्राफ किस प्रकार से लिखा जाएगा या किया जाएगा, साथ ही साथ पीए रेडियोग्राफ आपको किस प्रकार से लिखना है और पीए रेडियोग्राफ में किस प्रकार से पैथोलॉजीज या एनाटॉमी शो होगी। तो देखिए इसके अंदर जो अपन जनरली पोजिशनिंग देंगे तो पोजिशनिंग से थोड़ा क्लियर होगा कि इसमें अपन थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल दे देते हैं, ठीक है। जो पाल्मर सरफेस और कैसेट होती है उसके बीच में अपन 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तो इससे हमें शो होती है हमारी जो साइड पैथोलॉजीज है। कौन सी? जो साइड पैथोलॉजीज है वो साइड पैथोलॉजीज या साइड जो एनाटॉमी है वो हमें क्लियरली विजुलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए साइड में कोई पैथोलॉजी है या साइड में से कोई फ्रैक्चर आ रहा है, देन वो हमें क्या होगा, वो हमें क्लियर दिखाई देगा। तो साइड पैथोलॉजी या साइड एनाटॉमी के लिए अपन कौन सा व्यू करेंगे? पीए ओब्लिक व्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि हैंड तो पीए पोजीशन में ही रहेगा लेकिन अपन उसको अंदर स्लाइटली एंगल दे देंगे, यानी कि 45 डिग्री का एंगल दे देंगे, उसको ओब्लिक स्लाइटली अपन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गए अपना इसका इंट्रोडक्शन। अब जनरली अपन बात करेंगे तो वही अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस तक इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए डेफिनेशन किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से आपको लिखना है। हैंड पीए ओब्लिक व्यू इज ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन टेकन विद द हैंड रोटेट, जिसमें क्या होगा, आपका हैंड रोटेट होगा कितने डिग्री पर? 45 डिग्री एंगल पर, फ्रॉम द पीए पोजीशन। जहां आपने पीए पोजीशन लगाई है उसी पीए पोजीशन से, देखिए आपने सबसे पहले पीए इस प्रकार से लगाया था, ठीक है, इस प्रकार से पीए, तो इसी पीए के अंदर आप 45 डिग्री एंगल इस प्रकार से इसको कर देंगे। टू बेटर विजुअलाइजेशन द फेलेंजियस मेटाकार्पल्स एंड इंटर, जो आपका जॉइंट है इंटरफेलेंजियल जो जॉइंट है उस इंटरफेलेंजियल जॉइंट के बीच में जो स्पेस है उनको विदाउट सुपर इम्पोजिशन देखने के लिए, यानी कि एक के ऊपर एक बोन भी ना आए और आप जो इनके बीच में पैथोलॉजीज है या जो जॉइंट का जो गैप है वो आप क्लियरली यहाँ पर देख सके, ठीक है। तो हैंड ओब्लिक व्यू की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। साथ ही अपन बात करेंगे पीए ओब्लिक ऑफ हैंड इज टेकन बाय रोटेटिंग द हैंड 45 डिग्री टू सेपरेट मेटाकार्पल्स एंड शो फ्रैक्चर्स क्लियरली, जिससे क्या होगा, आपका जो फ्रैक्चर्स वगैरह की जो एनाटॉमी है वो हमें क्लियरली शो होगी, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप साथ में लिख सकते हैं। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के अंदर कि किस प्रकार से ओब्लिक यहाँ पर बनाया गया है, साथ ही जो सेंटर है गिर रही है वो कहाँ पर गिर रही है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी क्या रहेगी, ये पोजिशनिंग रहेगी। एनाटॉमी की बात कर लेंगे तो एनाटॉमी जो आपकी हैंड और रिस्ट से रिलेटेड जो एनाटॉमी है, हैंड और रिस्ट से रिलेटेड, ठीक है, हैंड एंड रिस्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी एनाटॉमी थी जिसके अंदर आपके सारे के सारी बोन्स, ठीक है, बोन्स के अंदर इंक्लूड हो गई थी आपकी कौन कौन सी, जो आपकी फिंगर्स वाली बोन थी, यानी कि जिसको अपन क्या बोल रहे थे, फेलेंजियस जो थी वो फेलेंजियस भी आपकी क्लियर हुई है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं आपके पाल्मर वाली पार्ट,
पाल्म यानी कौन सा पार्ट था आपका, मेटाकार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स वाला पार्ट वो भी इंक्लूड हो गया। साथ ही साथ अगर अपन बात करेंगे रिस्ट वाला पार्ट, तो रिस्ट वाली पार्ट की बोन्स भी हमने क्लियर कर ली थी, जिनको अपन क्या बोल रहे थे, कार्पल्स बोल रहे थे। तो कार्पल्स सभी को नाम याद होने चाहिए, 8 कार्पल्स है, 8 कार्पल्स की जो लोकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी कार्पल कौन सी है, सबसे छोटी कार्पल कौन सी है, उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ बोन्स के अलावा हमने बात क्या कर ली थी इसके अंदर, जो जॉइंट्स प्रेजेंट है उन जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था, और जॉइंट्स के साथ साथ जो मसल्स थे उन मसल्स के बारे में भी हमने क्लियरली यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो हैंड और रिस्ट से रिलेटेड हमने सारी की सारी बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स के बारे में एनाटॉमी के अंदर देख लिया है। तो फिर से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी रेडियोग्राफ पढ़े तो उससे पहले एक बार उससे रिलेटेड एनाटॉमी आप जरूर से जरूर पढ़ ले, ठीक है। तो हैंड और रिस्ट से रिलेटेड एनाटॉमी मैंने बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, तो एक बार आप वहां पर विजिट कर लें, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, इंडिकेशंस की अपन बात करेंगे तो फ्रैक्चर डिटेक्शंस, फ्रैक्चर्स के अंदर अपन डिटेक्टर करेंगे जो आपका फेलेंजिस वाला पार्ट होगा, जो मेटाकार्पल वाला पार्ट होगा, जहां पर आपको जनरली पीए व्यू के अंदर जो फ्रैक्चर्स दिखाई नहीं देंगे, वो किसके अंदर दिखाई देंगे, वो आपको ओब्लिक के अंदर दिखाई दे देंगे, ठीक है। जॉइंट स्पेस इवेल्यूएशन, जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है उसको इवेल्युएट करने के लिए, टू रिड्यूस सुपरइम्पोजिशन, सुपरइम्पोजिशन को रिड्यूस करने के लिए, रूटीन सेकंड व्यू हैंड रेडियोग्राफी, ये कौन सा है आपका, सेकंड व्यू है आपका रूटीन रेडियोग्राफी का। हैंड की जो रूटीन रेडियोग्राफी होती है कौन कौन सी होती है, एक तो हो गया आपकी पीए और एक क्या हो जाएगी आपकी पीए ओब्लिक, तो ये सेकंड आपका रूटीन रेडियोग्राफी व्यू है, ठीक है, सेकंड रेडियोग्राफी आपका व्यू है। अर्थराइटिस स्टडी की बात करते हैं। अर्थराइटिस में देखिए आपका आरए चेंजेस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चेंजेस भी यहां पर आपके देखे जाएंगे। इसी के साथ साथ डिसलोकेशन की बात कर लेते हैं, और इसी के बाद में अपन बात कर लेते हैं डिफॉर्मिटी की। किसकी, डिसलोकेशन के बाद में डिफॉर्मिटी, और डिफॉर्मिटी के बाद में जो अदर पैथोलॉजीज होती है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस मैंने कल ही बताया था आपका क्या होता है, अर्थराइटिस होता है आपका जॉइंट पेन, जॉइंट पेन होता है, ठीक है, जिसके अंदर होता क्या है, जो बोन्स, जो दो बोन का जहां पर जुड़ती है, बोन टू बोन किससे जुड़ती है, बोन टू बोन जुड़ती है हमारी लिगामेंट से, ठीक है, लिगामेंट से। और ये अटैच किस कौन करवाता है, जो आपकी बोन है, बोन का जो अपर पार्ट है, यहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्टिलेज रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। और जॉइंट्स के बीच में क्या फील्ड रहता है, जॉइंट के बीच में फील्ड रहता है आपका साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इस साइनोवियल फ्लूइड क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और डिक्रीज के कारण क्या होता है, यहाँ पर आपको जो पेशेंट वगैरह जो होंगे जहां पर जिनका कम हो रहा है, तो वहां पर वो पेन फील होता है, ठीक है, पेन फील होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है, अब लुब्रिकेशन कम हो जाता है, लुब्रिकेशन जो होगा वो लुब्रिकेशन का काम करता है साइनोवियल फ्लूइड, तो लुब्रिकेशन कम होगा तो एक बोन दूसरी बोन से क्या करेगी, रफली सरफेस टकराएगी, रफली क्या करती है, वो टकराती है, टकराने से वहां पर एक प्रकार से घर्षण होता है, जिसके कारण पेशेंट को फील ज्यादा पेन होगा, ठीक है। इंडिकेशंस हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के लिए क्या होगा, जो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होगी, यानी कि प्रेगनेंसी वाली जो बात होगी, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहने वाली है हमारे हैंड और रिस्ट रेडियोग्राफी के लिए। यानी कि जो भी रेडियोग्राफी होगी उस रेडियोग्राफी के अंदर अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो ऐड करेंगे। वो कौन सा वाला करेंगे, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी का, कौन सा वाला, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी वाला अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहां पर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो सभी प्रकार के मेटलिक ऑब्जेक्ट्स अपने को क्या करना है, वहां से रिमूव करवाने, एंड अदर एसेसरीज, और साथ ही साथ अदर एसेसरीज। अगर आप हाथ का रेडियोग्राफ ले रहे हैं तो हाथ की यहाँ पर रिस्ट से लेकर जो वॉच पहनी जाती है, वॉच से लेकर अपर पार्ट तक अगर कुछ भी पहना हुआ है, रिंग वगैरह हो गए, मेटलिक ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो गया, उसको अपने को रिमूव करवा देना है। जैसे वॉच, मेटलिक क्लिप्स वगैरह, पिंस वगैरह हो या रिंग्स वगैरह हो, उन सभी को रिमूव करवा देना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, पेशेंट की बॉडी पर मेटेलिक आर्टिफैक्ट देता है। क्या देता है, मेटेलिक आर्टिफैक्ट देने का काम करता है, ठीक है। कभी भी आ जाए कि मेटल की वजह से होने वाला आर्टिफैक्ट कौन सा है, तो वो होता है आपका एक्सरे के अंदर मेटेलिक आर्टिफैक्ट, ठीक है।
फ्रॉम पेशेंट बॉडी एरिया एंड आस्क टू वियर हॉस्पिटल गाउन, और पेशेंट से क्या करवाएंगे अपन, हॉस्पिटल गाउन पहनवा देंगे। इंस्ट्रक्टेड टू पेशेंट दैट हाउ टू क्रिएट पोजीशन, और पेशेंट से कहेंगे कि किस प्रकार से पोजीशन आपकी बनेगी, उस प्रकार से आपको कोऑपरेट करना है साथ ही साथ, ठीक है, ताकि आपका रेडियोग्राफ एक ही बार में आपका हो जाए, ठीक है। डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को संपूर्ण प्रोसीजर समझानी है। और फीमेल जितनी भी पेशेंट्स रहेगी उनके लिए अपन 10 डे रूल फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, 10 डे रूल फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब लेकिन पूछा जाए 10 डे रूल क्या है, तो 10 डे रूल के अंदर अपन जो फीमेल पेशेंट्स होती है उन फीमेल पेशेंट्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर अपन रेडियोग्राफ ले सकते हैं। ओनली स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर अपन ये क्या ले सकते हैं, एक्सरेज ले सकते हैं। बाकी डेज को अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन अब 10 डे रूल को क्या कर दिया गया है, 10 डे रूल को रिप्लेस कर दिया गया है बाय 28 डेज। 28 डेज द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि जब तक नेक्स्ट पीरियड उनका मिस ना हो पाए, ठीक है, जब तक नेक्स्ट पीरियड उनका मिस नहीं होता तब तक अपन क्या कर सकते हैं, रेडियोग्राफ ले सकते हैं 28 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेशेंट पोजीशन। अब पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रहेगी, द पेशेंट इज सीटेड एट द एंड बिसाइड द एक्सरे टेबल। यहां पर क्या करेंगे अपन, पेशेंट को एक्सरे टेबल के अंत के छोर पर बिठा देंगे, ठीक है। जैसे एक्सरे टेबल हो गई, एक्सरे टेबल के साइड में या ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर यहां पर टेबल लगाकर उसको सिटिंग पोजीशन में बिठा देंगे ताकि वो हाथ को आगे ला सके। द अफेक्टेड हैंड एंड फोर आर्म इज प्रोनेटेड। अफेक्टेड हैंड और जो फोर आर्म होगा वो क्या होगा, कैसेट के ऊपर इस प्रकार से प्रोनेटेड होगा। एंड शुड बी रेस्ट ऑन द एक्सरे टेबल, और उसको एक्सरे टेबल पर रख देंगे। द पाल्म फ्लैट, हथेली फ्लैट होनी चाहिए ऑन द इमेज रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। द एल्बो इज फ्लेक्स्ड, एल्बो को बिल्कुल फ्लेक्स रखेंगे, इस प्रकार से फ्लेक्स रखेंगे। सो द आर्म एंड, जो आपका आर्म वाला पार्ट है और हैंड वाला पार्ट है, कैन बी रेस्ट ऑन द टेबल, दोनों टेबल के ऊपर रेस्ट में आ जाए। रेस्ट हैंड और फिंगर्स, जो आपकी रेस्ट, जो आपका हैंड और फिंगर्स है फिंगर्स है, आर ऑन द सेम प्लेन, वो सभी सेम प्लेन पर होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर तो अपन ओनली अभी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब पोजीशन क्रिएट करेंगे, यानी कि अभी तक पेशेंट को रेस्ट कंडीशन में हमने बिठाया एक्सरे टेबल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एक्सरे कैसेट। एप्रोप्रिएट साइज की कैसेट को क्या करेंगे अपन, प्लेस कर देंगे इमेज रिसेप्टर को, प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड हैंड। अफेक्टेड हैंड के, जैसे मान लीजिए ये अफेक्टेड हैंड था, इस अफेक्टेड हैंड के नीचे अपन ने क्या कर दिया है, एप्रोप्रिएट साइज की एक्सरे कैसेट को प्लेस कर दिया। इसके नीचे क्या है, आपकी एक्सरे कैसेट है। द रिस्ट एंड हेड इज एक्सट्रीमली रोटेटेड। अब क्या करेंगे अपन, हैंड और रिस्ट वाला जो पार्ट है, जैसे सबसे पहले इस प्रकार से था, अब हैंड और रिस्ट वाले पार्ट को एक्सट्रीमली रोटेट करेंगे। देखिए आपके रिस्ट वाला पार्ट भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। वो कितने डिग्री पर करेगा, 45 डिग्री पर, ठीक है। 45 डिग्री पर आप इस प्रकार से उसको रोटेट कर लो, ठीक है। द फिंगर्स आर सेपरेटेड टू अवॉइड सुपरपोजिशन, और सभी फिंगर्स को आपको क्या करना है, जो इस प्रकार से पोजीशन बना रहे हो आप, तो साथ ही साथ वो इस प्रकार से पोजीशन बने कि सारी फिंगर्स आपकी क्या रहे, सेपरेट रहे। सेपरेट रहने से मतलब क्या होगा कि एक फिंगर की शेडो दूसरी फिंगर के ऊपर नहीं बन पाएगी, यानी कि सुपर इम्पोजिशन वाली कंडीशन नहीं हो पाएगी, फिर सुपर इम्पोजिशन नहीं बन पाएगी। यूज वेज या फोम फॉर कांस्टेंट एंगल। एक वेज फॉर्म के अंदर या एक कुशन पेड अपन ले लेंगे जो आपकी हथेली के नीचे रखेंगे, ताकि जो आपकी जो ओब्लिक पोजीशन है पेशेंट की, वो ओब्लिक पोजीशन बनी रहे, ठीक है। यानी कि पेशेंट का हाथ बार बार नीचे नहीं जाए, उस अगर नीचे तो कोई कुशन पेड लगा रहेगा तो उसके ऊपर इस प्रकार से जो उसका व्यू है वो ऐसा कैसा पोजीशन ऐसी कैसी बनी रहेगी। पाल्म नोट फुल्ली टिल्टेड, पाम को फुल्ली टिल्ट नहीं करना, पूरा का पूरा नहीं घुमाना, जस्ट टिल्टेड 45 डिग्री, ओनली कितने पर, 45 डिग्री पर ही रखना है। 45 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना, अदरवाइज क्या हो जाता है, सुपर इम्पोजिशन वाली कंडीशन आ जाती है, सुपर इम्पोजिशन वाली कंडीशन आ जाती है। साथ ही साथ क्या होगा, अगर पेशेंट की पोजीशन सही से नहीं बन पाई, पेशेंट की पोजीशन सही से नहीं बन पाई, तो वहां पर इमोबिलाइजेशन वाली कंडीशन आ सकती है। क्या आ सकती है, इमोबिलाइजेशन वाली कंडीशन आ सकती है, पेशेंट के हिलने के चांसेस वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। थंब इन नेचुरल पोजीशन, और थंब क्या रहेगा आपका, नेचुरल पोजीशन में रहने वाला है। थंब क्या करेगा, बिल्कुल जैसे थंब अपना पीए पोजीशन में था इस प्रकार से, उसी प्रकार से ऐसा कैसा आपका नेचुरल पोजीशन में रहेगा, यानी कि लेटरल। आपका थंब किस प्रकार से रहता है, लेटरल पोजीशन में रहता है, कभी भी देख लेना स्लाइटली। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल रे की बात करेंगे।
तो सेंट्रल रे देखिए, द सेंट्रल रे शुड बी परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री आएगी टू बी द इमेज रिसेप्टर ओवर द थर्ड मेटाकार्पल। ठीक है, ये किस पर आएगी, आपके थर्ड मेटाकार्पल से ही। इस प्रकार से एक्सिस ट्यूब है, इस एक्सिस ट्यूब से आपके थर्ड मेटाकार्पल वाला जो पार्ट है, इस थर्ड मेटाकार्पल वाले पार्ट पर ही क्या करेगी, आपकी सेंट्रल रे जाएगी। कितने पर, थर्ड मेटाकार्पल पर। काफी बार क्या है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से कि जो आप रेडियोग्राफ ले रहे हो, उस रेडियोग्राफ के अंदर सेंट्रल रे कहाँ से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ से गुजरेगी, आपके थर्ड मेटाकार्पल से। एमसीपी बोला गया। गोनाल शील्डिंग और थायराइड शील्ड का अपन यूज करेंगे। द गोनाडल शील्डिंग एंड थायराइड शील्डिंग शुड बी एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन। जो किससे बचाती है आपको, स्कैटर्ड रेडिएशन से। किससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, स्कैटर्ड रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, टू द डिपार्टमेंटल पॉलिसी, डिपार्टमेंटल पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो एक्सरे डिपार्टमेंट है, वो एक्सरे डिपार्टमेंट वाले ही आपको या पेशेंट को क्या करेंगे, थायराइड और जो गोनाल शील्डिंग है, गोनाडल शील्डिंग, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जो पेशेंट होगा उन पेशेंट को वो चीज प्रोवाइड करवाया जाता है अपने द्वारा। ठीक है, अपने द्वारा पेशेंट्स को क्या करते हैं, अपन गोनाल शील्ड और थायराइड शील्ड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कोलिमेशन की बात करेंगे तो कोलिमेशन में क्या हो जाएगा, जो फिंगर टिप्स वाला पार्ट है, अपर जो फिंगर टिप्स वाले पार्ट है, यहां से लेकर जो डोर्सल आपका रेडियस अल्ना वाला पार्ट है, यानी कि रिस्ट से थोड़ा नीचे, यहां तक अपन क्या करेंगे, उसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, इमेज रिसेप्टर की बात की जा रही है तो 8x10 की या 10x12 की अपन इमेज रिसेप्टर लेंगे। और देखिए यहां पर जो ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन की बात मैंने कल भी बताई थी। देखिए ओरिएंटेशन किस प्रकार से रहेगा, जैसे आपको दिया गया है, एक आप ले रहे हो हैंड का पीए, एक साइड ले रहे हैं अपन हैंड का पीए ओब्लिक, एक साइड ले रहे हैं पीए और एक साइड ले रहे हैं पीए ओब्लिक। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो कैसेट थी 8x10 की, उसको अपन विड्थ वाइज ले लेंगे इस प्रकार से, या 8x10 की कैसेट हो गई, इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से। इस पर सेंटर रे ऑलरेडी खिंची हुई रहती है। ठीक है, इस प्रकार से सेंटर रे खिंची हुई रहती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस वाले पार्ट पर आप एक रेडियोग्राफ एक बार में अपन पीए इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, अपना हाथ कवर हो गया पूरा, पीए रेडियोग्राफ इस प्रकार से ले लेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को अपन किससे कवर कर देंगे, इस वाले पार्ट को अपन प्रॉपरली लेड, जो आपका डिवाइडर होता है, क्या नाम होता है उसका, लेड डिवाइडर, उस लेड डिवाइडर से इस प्रकार से सारा का सारा उसको कवर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लेड डिवाइडर से उसको कवर कर दिया जाता है। ये तो हो गया आपका लेड डिवाइडर। ठीक है, ये लेड डिवाइडर हो जाएगा। लेड डिवाइडर आने के बाद में ये क्या होगा, ये आपका अनएक्सपोज्ड ही रहेगा। क्या रहेगा, अनएक्सपोज्ड रहेगा। ठीक है, अनएक्सपोज्ड रहेगा। तो अपन इस वाले पार्ट पर क्या ले लेंगे, इस वाले पार्ट पर अपन हैंड का पीए रेडियोग्राफ ले लेंगे। आ गया हैंड का पीए रेडियोग्राफ। सभी को पता है लेड का हाई एटॉमिक नंबर होता है, लेड का क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर होता है, जो रेडिएशन इसको पार करके नहीं जा सकती, यानी कि इसके नीचे का एरिया तो एक्सपोज नहीं होगा, लेकिन ये हैंड पीए वाला ये एरिया क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा अपना रूटीन फर्स्ट रेडियोग्राफ, रूटीन फर्स्ट रेडियोग्राफ। अब इसी के साथ साथ अपने को पीए के साथ ओब्लिक भी लेना है। तो ओब्लिक के लिए अपन क्या कर देंगे, इसी कैसेट को अपन क्या कर देंगे, इस प्रकार से रख देंगे अपन। अब इसी कैसेट को जैसे रखी हुई थी ऐसे कैसे रख देंगे, लेकिन जो लेड डिवाइडर है, अब उसको अपन इस साइड प्लेस कर देंगे। लेड डिवाइडर को इस साइड क्या कर देंगे, अपन प्लेस कर देंगे। अब यहां पर ऑलरेडी पहले क्या है, यहां पर ये एरिया एक्सपोज है। एक्सपोज कौन सा एरिया है, ये वाला। ये किससे एक्सपोज है, ये पीए रेडियोग्राफ से, हैंड के पीए से अपन का क्या है, ये एक्सपोज है ऑलरेडी। और ये वाला क्या है, ये अनएक्सपोज था, अनएक्सपोज्ड था। अनएक्सपोज्ड कैसे, क्योंकि यहां पर पहले क्या थी, लेड डिवाइडर था, इस साइड लेड डिवाइडर था, अब उसको खिसका कर इस साइड कर दिया है। ठीक है, अब इसको खिसका कर इस साइड कर देंगे। तो ये वाला एरिया एक्सपोज ऑलरेडी है, इसके ऊपर लेड डिवाइडर आ जाएगा, लेड डिवाइडर आ जाएगा। अब इस पर क्या कर लेंगे अपन, पीए ओब्लिक इस प्रकार से ले लेंगे। अब इस पर क्या ले लेंगे अपन, पीए ओब्लिक ले लेंगे। ये पीए ओब्लिक ले लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रेडियोग्राफ होगा तो उसमें ये वाला पीए ओब्लिक वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन ये वाला अनएक्सपोज रहेगा, ये अनएक्सपोज हो जाएगा, यानी कि एक्सपोज नहीं होगा फिर, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपोज है, दोबारा एक्सपोज नहीं होगा। दोबारा एक्सपोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर लेड डिवाइडर है। ठीक है, अब दोनों ही एरिया क्या हो गए, इक्वल एक्सपोज हो गए। अब इसको आप क्या करवा देंगे, अब इसको अपन प्रोसेस करवा देंगे। प्रोसेस करवाने पर क्या होगा, इसके ऊपर पी आ जाएगा, इसके ऊपर पी ओब्लिक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर
क्लियर हुआ? ठीक है, ये है आपका ओरिएंटेशन वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर्स की। यदि 200 mA कैपेसिटी, यदि 200 mA कैपेसिटी की मशीन पर अगर आप यहाँ पर यूज ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक्सपोजर फैक्टर्स किस प्रकार से होंगे। mA आपने कितने ले लिया, mA हमने ले लिया यहाँ पर 200, केवीपी कितना हो गया 50 से 60, एमएस कितना होगा 2 से 4। ये दोनों किसके ऊपर वेरी करेंगे, ये दोनों वेरी करते हैं हमारे पेशेंट थिकनेस के ऊपर। ठीक है, पेशेंट थिकनेस के ऊपर, लेकिन जनरली अपन 50 से 60 के बीच में केवीपी रख लेंगे और एमएस 2 से 4 रख देंगे। ठीक है, टाइम की बात करेंगे तो 0.01 से लेकर 0.02 सेकेंड के बीच में रखेंगे। टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जो क्या होता है एमएस अपॉन एमए, एमएस अपॉन एमए। एमए आपको 2 दिया हुआ है और 200 आपको क्या दिया हुआ है, 200 आपको एमए दिया हुआ है। 0 से 0, 0 से 0.0, 2 से 1। ठीक है, तो 0.01 सेकेंड यहाँ पर आपको एक्सपोजर टाइम मिल जाएगा। ठीक है, FFDSID की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर रखते हैं। ग्रिड की बात करेंगे तो यहाँ पर नहीं यूज लेंगे और एंगल भी अपन नहीं दे रहे हैं। ट्यूब के अंदर एंगल की बात होती है, नहीं दे रहे, लेकिन पेशेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एंगल दे रहे हैं देन लिख सकते हैं। ठीक है, कि हैंड ओब्लिक, हैंड के अंदर अगर आप एंगल दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख दोगे 45 डिग्री एंगुलेशन। ठीक है, लेकिन जो अपन यहाँ पर एंगल देते हैं वो जनरली कौन सा देते हैं, ट्यूब के अंदर एंगल। तो ट्यूब के अंदर एंगल तो अपन दे ही नहीं रहे। ठीक है, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस जो हमारा लास्ट स्टेप रहने वाली है रेडियोग्राफ के अंदर, वो कौन सी है, मेटाकार्पल स्लाइटली सेपरेटेड। मेटाकार्पल्स आपको देखिए स्लाइटली थोड़ी थोड़ी आपको सेपरेट दिखाई देगी, 1 2 3 4 5, पांचों दिखाई दे रही है, स्लाइटली सेपरेटेड दिखाई दे रही है, पूरा गैप नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यानी कि पीए के अंदर तो बिल्कुल सेपरेट दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट सेपरेट दिखाई नहीं देगा। देखिए जो लास्ट की 3rd 4th एंड 5th है उनके बीच तो बिल्कुल गैप कम हो गया। ठीक है, फेलेंजेस क्लियरली विजिबल, फेलेंजेस है जितनी भी सभी की सभी आपको क्लियर विजिबल होगी। मॉडरेट ओब्लिक 45 डिग्री अपीयरेंस। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको एंगल दिख रहा है कि हाथ को घुमाया हुआ है। ठीक है, तो 45 डिग्री एंगुलेशन आपको इसके अंदर दिखाई देगा। नो रोटेशन बिहाइंड 45 डिग्री जॉइंट स्पेस विजिबल। ठीक है, 45 डिग्री के अलावा आपको जॉइंट स्पेस के अलावा और एंगल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के अंदर जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, साथ में आप कार्पल्स भी ऐड कर सकते हैं और डिस्टल रेडियस अल्ना भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिलेटेड डायग्राम की, जो आपका लास्ट स्टेप रहती है हर एक रेडियोग्राफी के अंदर, रिलेटेड डायग्राम। तो रिलेटेड डायग्राम में क्या करेंगे हम, रिलेटेड डायग्राम के अंदर आपकी या तो पोजीशन रिलेटेड डायग्राम होगा, पोजीशन रिलेटेड, या दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपके रेडियोग्राफ रिलेटेड। क्या रिलेटेड, रेडियोग्राफ रिलेटेड आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अगर आप रेडियोग्राफ रिलेटेड बना रहे हैं देन उसको करेंगे आप लेबल्ड डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, लेबल तो आपको इसके अंदर भी करना पड़ेगा कि ये एक्सरे ट्यूब है। ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब है, ये सेंट्रल रे हैं इस प्रकार से कि ये सेंट्रल रे हैं, ये हैंड है पेशेंट का। ठीक है, ये 3rd मेटाकार्पल के ऊपर आपका सेंटर रे जा रही है, ये आपकी एक्सरे कैसेट हो गई। तो सारी चीजें आपको इसके अंदर भी मेंशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपका बिल्कुल फ्लो चार्ट वगैरह में लगना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से कि आपको एग्जामिनर देखते ही अच्छे से अच्छे नंबर दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये जो संपूर्ण क्लास है ओब्लिक की वो कंप्लीट होती है हमारी। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक हमारा नया जो रेडियोग्राफ है वो लेकर, जो स्पेशली आपको कहीं पर देखने को जनरली कम ही मिलेगा, जिसको अपन हैंड लेटरल रेडियोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब हैंड लेटरल रेडियोग्राफी कहीं पर आपको बता देंगे कि इसको पढ़ा ही नहीं जाता या इसको किया ही नहीं जाता, लेकिन उसका करने का और जिसका डायग्नोसिस करने का जो रीजन है वो आपको क्लियरली उस क्लास में समझाया जाएगा कि किस प्रकार से हैंड का लेटरल रेडियोग्राफी करना है, हैंड का लेटरल रेडियोग्राफी करने का क्या रीजन है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स आते हैं वो वहीं से रिलेटेड आपको मोस्टली पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो लेटरल जो रेडियोग्राफ होगा वो आपका मोस्ट रेडियोग्राफ रहने वाला है, जबकि अपन उसको रूटीन रेडियोग्राफी में नहीं करते, लेकिन रूटीन रेडियोग्राफी में नहीं करने के बावजूद भी लेटरल रेडियोग्राफ हैंड का किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा
करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।